क्या मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर? नहीं प्यारे बच्चों, मुझे कहां जाना पड़ेगा? मुझे फ्रॉड में जाना पड़ेगा। जब मैं फ्रॉड में जाऊंगा तो एक बच्चे ने भी ऑनलाइन पे कहा कि सर फ्रॉड रिस्क फैक्टर। प्यारे बच्चों, जब परफॉर्मेंस फेज में मैं ये सिग्निफिकेंट बिजनेस रैशनल को जब मैं इवेल्युएट कर सका हूं तो इसका मतलब है मैं परफॉर्मेंस फेस कर चुका हूं। जब मैं परफॉर्मेंस फेस कर चुका हूं तो मुझे एक इंडिकेशन ऐसी मिली है जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है। मेरा आइजा 240 का ऑब्जेक्टिव 3 अप्लाई हो जाएगा। बच्चों क्या याद है? बात समझ आती है मेरे बच्चों को? क्लियर है? तो बस इस तरीके, तो हमें इंशाल्लाह थोड़ा सा आज की क्लास में इस तरीके से कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास में पढ़े हुए हैं उसको एक बार क्विकली रिवाइज भी कर लेंगे, और जब सामने एक चीज आ रही है तो हमें थोड़ा सा आसानी भी हो जाएगी समझने में। डन हो गया बच्चों? अच्छा, इसी तरीके से अगर आपका रिस्क है कि मैनेजमेंट ने आरपी डिस्क्लोज नहीं करी होगी, तो आप एक काम ये करें कि आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख लें, रिटर्न देख लें, रेगुलेटर को अगर इंफॉर्मेशन सप्लाई करिए वो देख लें, शेयर होल्डर रजिस्टर देख लें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट दोष विद गवर्नेंस देख लें, सिग्निफिकेंट, ये समझ आ रहा है ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट दोष विद गवर्नेंस। आप क्या कर रहे हैं? आपको स्पेसिफिक इनवॉइस आप समझने की कोशिश करिएगा। एक आरपी होती कौन है? एक आरपी वो होती है बच्चों, एक आरपी वो होती है जिसकी कोई होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडी। तो अगर मेरी कोई होल्डिंग कंपनी तो मुझे पता कैसे चलेगा? मैं शेयर होल्डर रजिस्टर देखूंगा। अगर मेरी कोई सब्सिडरी कंपनी है तो मुझे पता कैसे चलेगा? मैं इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखूंगा। अगर मेरी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो जब मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखूंगा या कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट देखूंगा या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखूंगा तो मुझे यहां से चीजें पता चल जाएंगी। फॉर्म ए, फॉर्म 39 ले लूंगा। डन हो गया बच्चों? अच्छा, सुनिएगा मेरी बात को। इसी तरीके से अब ये सुन ले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या इंपॉर्टेंट है? रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन। अच्छा, अगर रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन सुन ले, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैनेजमेंट ने आरपी की ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई तो करी है लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशन को सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं करा, तो बताएं आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? और ये आप मार्किंग समझ रहे हैं? ये येलो से हाईलाइट किया हुआ है, ब्लू से, ग्रीन से, ताकि आप पूरे आइजाज को इसी तरीके से हाईलाइट करें कि सबसे पहली चीज जो प्लानिंग की चीजें लिखी हुई आप उसको येलो हाईलाइटेड से करें, परफॉर्मेंस ब्लू से आप प्रोसीजर परफॉर्म करें, और ग्रीन का मतलब इस मैटर को रिजॉल्व करना है। डन हो गया बच्चों? अच्छा जी, तो मैं मैनेजमेंट से कहूंगा भाई डिस्क्लोज करो। मैनेजमेंट अगर डिस्क्लोज नहीं करती मैं क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा। क्यों? बिकॉज IAS 24 कहता है कि आरपी के साथ ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए? आरपी के साथ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए डिस्क्लोज, आरपीटीडी लिख रहा हूं, आरपी के साथ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज होनी चाहिए। और अगर मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं करती तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर इसको डिस्क्लोज नहीं करते तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से नहीं बने हुए, तो अगर मटेरियल है तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता हूं, मटेरियल प्लस परवेजिव है तो मैं एडवर्स दे सकता हूं। डन हो गया? इसी तरीके से मुझे बताएं यहां पे मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा आइजा 240 से। मैंने आपको केस पढ़ा दिया, बिजनेस रैशनल वाला केस पढ़ा दिया मैंने आपको। डन हो गया बच्चों? अगर बिजनेस रैशनल सजेस्ट करता है कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है तो रिस्पॉन्ड आप कैसे करेंगे? आइजा 240 के हिसाब से। इसी तरीके से अगर आपका कोई सिग्निफिकेंट रिस्क ड्यू टू फ्रॉड है तो अगर आप सिग्निफिकेंट रिस्क ड्यू टू फ्रॉड भी देखो तो आपका प्रोसीजर क्या है? मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूंगा, दोस्त विद गवर्नेंस से इंक्वायरी करूंगा, रिलेटेड पार्टी से इंक्वायरी करूंगा, इंस्पेक्शन करूंगा, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट है और आइजा 240। और अगर आपने प्रोसीजर परफॉर्म करे और कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ आरपी के साथ तो आइजा 240 में आपको आंसर मिलेगा बच्चों। डन हो गया? इसी तरीके से अगर कोई ये प्रोसेस क्यों परफॉर्म कर रहा था भाई? ये प्रोसेस क्यों परफॉर्म कर रहा था? ये प्रोसेस में इसलिए परफॉर्म कर रहा था ताकि मुझे कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए। और अगर मुझे कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो गई या एग्जिस्टिंग आरपी के साथ मुझे कोई न्यू ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाए, प्यारे बच्चों, if the auditor identified the related party or significant related party transaction that the management has not previously identified or disclosed, promptly communicate to the engagement team, request management to identify all the transaction with the related party। क्या मतलब? वापस से प्लानिंग फेज में आऊंगा
और मैनेजमेंट कहूंगा बेटा आइडेंटिफाई करके दो। समझ आ रहा है? वापस से प्लानिंग फेज में आऊंगा और मैनेजमेंट कहूंगा आइडेंटिफाई करके दो। फिर मैनेजमेंट से इंक्वायर करूंगा आपके इंटरनल कंट्रोल इतने इनइफेक्टिव क्यों थे। तो याद है हमने इंटरनल कंट्रोल पे काम किया था। बताएं आपके पास क्या इंटरनल कंट्रोल्स हैं, बताएं आपके पास क्या इंटरनल कंट्रोल से आप आरपी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आपके कंट्रोल इतने इनइफेक्टिव क्यों थे कि आरपी को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। फिर मैं वापस से जाऊंगा और मैं कहूंगा यार कि अगर एक आरपी मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं करी तो इसका मतलब है इसके अलावा भी और आरपी हो सकती हैं। अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करूंगा प्यारे बच्चों, अपने इस पूरे रिस्क असेसमेंट को मेरे प्यारे बच्चों क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा। जब रिस्क असेसमेंट रिवाइज हो जाएगी तो उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा। और अगर मुझे पता है एक आरपी जो कि मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं करी तो ये क्या कहलाएगी, एक आरपी जो कि है मैनेजमेंट आइडेंटिफाई नहीं करी प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाएगी, मिस स्टेटमेंट कहलाएगी। अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के आरपी कम्युनिकेट नहीं करी, जानबूझ के आरपी को छुपाई, तो मजीद आपको गाइडेंस के लिए कहां जाना पड़ेगा, मजीद गाइडेंस के लिए कहां जाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। जबरदस्त समझ आ रहे हैं? 240 के बाद हम 550 क्यों पढ़ रहे हैं। और ये जो लिखा हुआ है सारा ये कहीं से कॉपी हुआ है, ये आइजा का एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिससे कॉपी हुआ है। जल्दी से बता देंगे यही चीज आपको कहां देखने को मिली थी, यही चीज आपको आइजा 240 में देखने को मिली थी। बच्चों को याद है, बात समझ आ रहा है? यही चीज आपको कहां देखने को मिलेगी, आइजा 550 में देखने को मिलेगी। डन हो गया प्यारे बच्चों? बच्चों कुछ फायदा हो रहा है? तो हमने 1 घंटा पढ़ा, 2 आइजाज को बहुत डिटेल में अच्छे से देख लिया और स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। तो ये जो इतनी बड़ी किताब है ये इंशाल्लाह हमारे लिए मसला नहीं करेगी अब। और असल जब हम प्रैक्टिस करने आएंगे आखिरी के 3 घंटे में तो वो इंशाल्लाह ज्यादा अच्छा सेशन होगा। लेकिन प्रैक्टिस में तभी मजा आएगा जब हम इंशाल्लाह इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लें। बच्चों सेट है? तो बस आपने हिम्मत नहीं हारनी है, सही है? मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं बोलता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। आपने बस कंसंट्रेशन से सुनना है मेरे बच्चों। चले जी, अगला आइजा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? अहमद साहब आइजा 250 की बात कर रहे हैं, ये पकड़े, ये आइजा 250। थोड़ी देर में इसको भी पढ़ लेंगे। सीक्वेंस मुझे फॉलो करने दें, आप टेंशन ना लें। आज की क्लास में अगर सारा नहीं भी होगा मंडे से वापस बैठ जाएंगे बच्चों, तो आप टेंशन ना लें इस चीज की। बट मेरी सीक्वेंस को चैलेंज ना करें, जिस सीक्वेंस से मैं पढ़ा रहा हूं मुझे सीक्वेंस से पढ़ाने दें आप। चलिए बच्चों स्टार्ट करें। क्या 3 चीजें दिख रही है भाई, क्या 3 चीजें दिख रही है? डन हो गया। अच्छा, तो सबसे पहला काम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स या आइजा 315 या प्लानिंग प्रोसीजर। व्हेन परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय आइजा 315 द ऑडिटर शैल कंसीडर वेदर देयर आर, ये कोई समझाएगा मुझे? व्हेन परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स एज रिक्वायर्ड बाय आइजा 315, कोई समझाएगा मुझे इसको? कोई ये लाइन समझाएगा मुझे? जल्दी छेती बच्चों। आइजा 570 10 मिनट में हो जाएगा। हाँ जी, टू 240 याद है? एक डायग्राम बनाई थी यहाँ पे, कहां गई? जब आप आइजा 315 के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, जब आप आइजा 315 के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो और आपको पता चल जाए कि मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर आ गया है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है, ये क्या है? ये क्या है? जल्दी से बता दे, ये क्या है? अच्छा, जब आपने रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग ली और आपको पता चला उस रेगुलेशन से आपके बिजनेस में सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट पड़ेगा, ये क्या है? अगर आपने अदर एक्सटर्नल फैक्टर को देखा तो आपको पता चला कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की, ठीक है जी, तो फिर क्या है? फिर इवेंट्स और कंडीशन है। आपने देखा फाइनेंसिंग, तो आपने देखा कि बैंक से लोन लिया हुआ है और वो लोन ये क्या है? तो बस वो बात
अब मसला पे अगर आप मुझे 2 मिनट दें, मैं एक अच्छी सी चीज समझाने की कोशिश करूं, आपका थोड़ा सा फायदा हो जाएगा इसमें, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। क्या आप मुझे इजाजत दे सकते हैं प्यारे बच्चों? एक बहुत ही अच्छी और जबरदस्त चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। बैंक से लोन लिया है और कोवेनेंट ब्रीच होने के खदशात है, बताइए क्या करूं? जो अगले 2 मिनट में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। अगर बैंक से लोन लिया हुआ है, बच्चे मार्कर्स वगैरह से दिख रहे हैं ना आपको? अगर बैंक से लोन लिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे बताइए क्या होगा? प्यारे बच्चों सुनिएगा, सबसे पहला मसला हो जाएगा आइजा 315 का। सबसे पहला मसला हो जाएगा आइजा 315 का। और आइजा 315 का क्या मसला होगा मेरे बच्चों? आइजा 315 का क्या मसला होगा? The company has obtained loan from bank, ऐसा ही हो जाएगा। The company has obtained loan from bank, therefore there is a risk that if the covenant breached, non-current liability shall be classified to current liability। क्या ये बात समझ आती है? डन हो गया बच्चों? लेकिन एक और रिस्क भी हो सकता है बच्चों। कौन सा रिस्क होगा जल्दी से बता दें। एक और रिस्क भी होगा। कौन सा रिस्क होगा जल्दी से बता दें, कौन सा रिस्क होगा? आइजा 240 फ्रॉड। और क्या रिस्क होगा? The company has obtained loan from bank, therefore there is a risk of fraud because management may have an incentive or pressure to commit fraudulent financial reporting। डन हो गया बच्चों? एक और रिस्क हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक और रिस्क हो जाएगा। और वो रिस्क किस चीज का हो जाएगा? एक और रिस्क आ जाएगा यहां पे। और किस चीज का रिस्क आ जाएगा? जल्दी छेती छेती, किस चीज का रिस्क आ जाएगा? आइजा 570 गोइंग कंसर्न। क्या रिस्क होगा मेरे बच्चों? क्या रिस्क होगा?
द कंपनी हैज ऑब्टेन्ड लोन फ्रॉम बैंक, therefore this is an event or condition which may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. डन हो गया बच्चों? बच्चों समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये एक ही वर्ड है। अगर ये एक वर्ड आपसे 315 के पर्सपेक्टिव से पूछेगा तो रिस्क एसेट ड्राफ्ट करना है, अगर वो आपसे फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से पूछेगा तो रिस्क एसेट ड्राफ्ट करना है, और अगर वो गोइंग कंसर्न के पर्सपेक्टिव से पूछेगा तो आपने एसेट ड्राफ्ट करना है। तीनों के तीनों ही मेरे रिस्क है, तीनों के तीनों ही मेरे रिस्क है प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? बस इस चीज को आपने, ये लिंकिंग आपने स्ट्रॉन्ग रखनी तो इंशाल्लाह पेपर में थोड़ा सा फायदा होगा। अच्छा चले जी, तो इसका मतलब है प्लानिंग फेस करके मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, प्लानिंग फेस करके मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, इवेंट्स और कंडीशन। और अगर जहां इवेंट्स और कंडीशन आ जाएगा तो मतलब गोइंग कंसर्न का रिस्क अराइज हो जाएगा। और गोइंग कंसर्न के क्या रिस्क हो सकते हैं? पहला रिस्क मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करी। दूसरा रिस्क गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं है प्यारे बच्चों, ऐसा ही है। तो मेरे रिस्क आइडेंटिफाई हो गए। जब रिस्क आइडेंटिफाई होगा तो अगला काम क्या करूंगा? अगला काम परफॉर्मेंस करूंगा। क्या परफॉर्मेंस करूंगा? मैं सब मैनेजमेंट से कैश फ्लोज एंड पीएनएल का फोरकास्ट लूंगा, सब्सिक्वेंट इंटरिम एफएस लूंगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखूंगा, लीगल काउंसिल से इंक्वायरी करूंगा, सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, लोन वगैरह लिया हुआ उसकी फैसिलिटीज देखूंगा, रेगुलेटरी करेस्पॉन्डेंस फाइल देखूंगा और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये आइजा ने आपको क्या बताया प्यारे बच्चों? ये आइजा ने आपको क्या बताया है? जनरल प्रोसेस बताए, लेकिन आपने खास तौर पे ख्याल रखना है, खास तौर पे ख्याल रखना है किस चीज का? किस चीज का मेरे बच्चों? किस चीज का? आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि जो भी आपके पास इवेंट्स और कंडीशन होंगे, जो भी आपके पास इवेंट्स और कंडीशन होंगे, आपका प्रोसीजर उस इवेंट्स और कंडीशन को लाजमी एड्रेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट में आग लग गई, अगर प्लांट में आग लग गई और आपका प्लांट इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस वाले से पैसे मांग लिए गए हैं, लेकिन क्या आपको इन प्रोसीजर्स में जो आइजा ने बताया है क्या इंश्योरेंस दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? इंश्योरेंस एग्रीमेंट देखना पड़ेगा, करेस्पॉन्डेंस फाइल देखनी पड़ेगी, सब्सिक्वेंट चेक करना पड़ेगा पैसा रिसीव हुआ कि नहीं। क्या यहां तक बात समझ आती है? आखिरी चीज प्यारे बच्चों हमारे पास रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। अगर मेरे पास इवेंट्स और कंडीशन आ जाते हैं और मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट अगर नहीं करती, अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट ही नहीं करती, तो या तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा या डिस्क्लेमर दे दूंगा। क्यों? बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। लेकिन अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की अजम्पशन असेसमेंट करती है और गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, यस, लेकिन एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, यस, तो क्या मैनेजमेंट ने आईएस 1 के हिसाब से मटेरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज किया हुआ है? अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज किया हुआ है तो आप कौन सा ओपिनियन देंगे? आप अनमॉडिफाइड क्लीन ओपिनियन देंगे। लेकिन ये जो मटेरियल अनसर्टेनिटी है इसको कहां रेफर करेंगे? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न के सेक्शन में। और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज नहीं करती मैनेजमेंट, तो इसका मतलब है आईएस 1 की खिलाफ वर्जी करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से नहीं है। ये वही बात हो गई कि अगर आरपी डिस्क्लोज नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे? मटेरियल होगा तो क्वालिफाइड देंगे, मटेरियल प्लस परवेसिव होगा तो एडवर्स ओपिनियन देंगे। तो सेम चीज अगर आईएस 1 का डिस्क्लोजर नहीं देती तो आप ये काम कर लेंगे। अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनेंगे? ऑल्टरनेटिव बेसिस प्लस एडिक्वेट डिस्क्लोजर। अगर मैनेजमेंट ये दोनों काम कर लेती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्टरनेटिव बेसिस पे भी बना लेती है और एडिक्वेट डिस्क्लोजर भी दे देती है, तो आप कौन सा ओपिनियन देंगे प्यारे बच्चों? आप अनमॉडिफाइड क्लीन ओपिनियन देंगे, सही है। लेकिन चूंकि ये जो एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, ये जो एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, इस मैटर को आप कैम में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो आईएस 1 कहता है उसके बावजूद डिस्क्लोजर जाएगा। आईएस 1 कहता है डिस्क्लोजर फिर भी जाएगा, हाँ उस डिस्क्लोजर में अनसर्टेनिटी का वर्ड नहीं आएगा, लेकिन इवेंट्स और कंडीशन और मैनेजमेंट का प्लान आएगा।
सही है, इवेंट्स और कंडीशन और मैनेजमेंट का प्लान आएगा। अगर मैनेजमेंट ऐसा कर देती है, डिस्क्लोज कर देती है, तो बहुत जबरदस्त बात है, आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दीजिएगा। और अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करती तो वही क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन होगी। लेकिन ये जो अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, इसके साथ आप एक काम करिएगा, कैम या ईओएमपी दे दीजिएगा। अगर लिस्टेड है तो आप कैम में बता दीजिएगा, अनलिस्टेड है तो आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में कम्युनिकेट कर दीजिएगा, ठीक है। और जब हम इंशाल्लाह रिपोर्टिंग पढ़ेंगे तो रिपोर्टिंग में इन चीजों को थोड़ा सा और देख लेंगे। बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? डन हो गया बच्चों? तो हमने कोई 1.25 घंटा पढ़ा। कोई मसला मेरे बच्चों इसमें? एमयू रिपीट कर दें क्या? एमयू रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन, चले हाथ क्या बना ले। रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, चले आ जाए। मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट या तो करेगी या नहीं करेगी। अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं करती तो मुझे बताएं, क्या आप सफिशिएंट, क्या आप परफॉर्मेंस फेस कर सकेंगे? क्या आप परफॉर्मेंस फेस में दाखिल हो सकेंगे? क्या ये सारे काम आप कर सकेंगे? जवाब दे दे, 2 मिनट में हम कर रहे हैं। क्या ये सारे काम आप कर सकेंगे? नहीं सर, ये सारे काम तो आप नहीं कर सकेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। तो क्या आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पा रहे हैं? नहीं सर। तो ये मतलब ये क्या कहलाएगी? ये स्कोप लिमिटेशन कहलाएगी। अगर इंपैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। बेहतरीन हो गया। अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करती है और मैनेजमेंट कहती है या तो गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है या गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट नहीं है, सही है। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है प्यारे बच्चों, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है, तो आपने एक और चीज ये देखनी कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। मटेरियल अनसर्टेनिटी क्या होती है, इससे एग्जांपल में आप समझने की कोशिश करिएगा। प्लांट में क्या लग गया था? आग लग गई थी, सही है। प्लांट में आग लग गई थी, ये क्या कहलाएगा? इवेंट्स और कंडीशन, ऐसा ही है। अगर प्लांट में आग लग गई, इवेंट्स और कंडीशन, और मैनेजमेंट क्या कह रही है? मैनेजमेंट कह रही है हमने इंश्योरेंस, हमारा इंश्योर्ड है, सही है। क्या पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? जल्दी छेती पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? जल्दी छेती। पता नहीं सर, इंश्योरेंस वाले पैसा दे, पता नहीं इंश्योरेंस वाले पैसा ना दे। अच्छा, पाकिस्तान में एक कंपनी है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया हुआ, सही है। और मैनेजमेंट कह रही है मैं कंपनी चलाऊंगी, बस इंशाल्लाह ये इंपोर्ट के ऊपर बैन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म हुआ नहीं है अभी, लेकिन हो जाएगा। हाँ जी, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, अगले 3 साल तक भी खत्म नहीं होगा तब भी कंपनी चलाओगे। नाउ दैट इज द अनसर्टेनिटी। प्यारे बच्चों, क्या बात समझ आती है? अच्छा जी, तो जब मटेरियल अनसर्टेनिटी होगी तो IS1 कहता है क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है? यस, नो, या आप कह लें क्लोज कॉल, ठीक है। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है प्यारे बच्चों, तो आपने क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट को एक काम ये करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट को एडिक्वेटली मेरे प्यारे बच्चों एडिक्वेटली क्या करना पड़ेगा? एडिक्वेटली इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या मैनेजमेंट ऐसा डिस्क्लोज करती है? हाँ जी, मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करती। अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करती तो ये क्या कहलाएगी? ये एक मिस स्टेटमेंट कहलाएगी। अगर मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। क्या यहां तक बात समझ आती है? और अगर मैनेजमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर देती है तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, यूएनएम देंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, लेकिन साथ में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का सेक्शन आएगा प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, नो, या एक बड़ी क्लोज कॉल है कि यार एग्जिस्ट तो नहीं करती लेकिन कर भी सकती है, तो इस केस में भी IS1 कहता है कि आपने एडिक्वेटली क्या करना है? आपने एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना है। या मैनेजमेंट डिस्क्लोज करेगी या डिस्क्लोज नहीं करेगी। अगर डिस्क्लोज कर देती है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लोज नहीं करती क्वालिफाइड या एडवर्स, लेकिन अनमॉडिफाइड ओपिनियन के साथ या तो आपने कैम देना होगा
या ईओएमपी देना होगा। कब ये दोनों देंगे थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी लिखा था, यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी का सेक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा जी, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। मेरी बात सुनिएगा, यहां पे भी एडिक्वेटली डिस्क्लोज लिखा हुआ है, यहां पे भी एडिक्वेटली डिस्क्लोज लिखा हुआ है। मुझे एक चीज बता दें, दोनों के डिस्क्लोजर में फर्क क्या है? जो ये डिस्क्लोजर किसको देना होता है? और मैनेजमेंट किसके हिसाब से? मैनेजमेंट कहां डिस्क्लोजर देगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या तीन चीजें बताई जा रही होंगी? इवेंट्स और कंडीशन, मैनेजमेंट का प्लान, और तीसरी चीज कि जी ये सारी चीजें क्या क्रिएट कर रही हैं? ये सारी चीजें क्या क्रिएट कर रही हैं? अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही हैं, एक मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है। लेकिन ये वाला जो डिस्क्लोजर है, प्यारे बच्चों, इसमें इवेंट्स और कंडीशन बताए जाएंगे, मैनेजमेंट का प्लान बताया जाएगा, तीसरी चीज नहीं आएगी, यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी का वर्ड नहीं आएगा प्यारे बच्चों। यहां तक बात समझ आती है? आप इसको यूं समझने की कोशिश करें, मेरी बात गौर से सुनिएगा। मेरे प्लांट में आग लग गई और इंश्योर्ड है, मेरे प्लांट में आग लग गई और इंश्योर्ड है, और मैनेजमेंट ने इंश्योरेंस के लिए पिटीशन फाइल कर दिए, केस फाइल कर दिया, सही है, इंश्योरेंस वाले को बता दिया है। दो सिनेरियो है, अभी तक पैसा मिला नहीं है, रिपोर्ट साइन करने जा रहा हूं, अभी तक पैसा मिला नहीं है, क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है? तो इवेंट और कंडीशन क्या है? प्लांट में आग लगी, मैनेजमेंट का क्या प्लान है कि मैनेजमेंट ने इंश्योरेंस क्लेम करा हुआ है, अनसर्टेनिटी क्या है कि जी अभी तक पैसा मिले ना मिले, इसके ऊपर कोई श्योरिटी अभी तक नहीं है, सही है। तो तीनों चीज तो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी और मैनेजमेंट उसको डिस्क्लोज कर रही है। वापस एग्जांपल, इवेंट और कंडीशन है, इंश्योरेंस, प्लांट में आग लग गई, इंश्योरेंस है और पैसा मिल गया, क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है? मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप लिखेंगे कि भाई इवेंट और कंडीशन के, प्लांट में आग लगी, पैसा मिल गया, फुल स्टॉप। ये नहीं लिखेंगे कि दिस मे कॉज सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, बिकॉज मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती बच्चों। चूंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तभी तो आप सिर्फ और सिर्फ अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो, तभी तो आप अनमोडिफाइड ओपिनियन कैम या यूएमपी दे रहे हो, मटेरियल अनसर्टेनिटी का सेक्शन आप इंक्लूड नहीं कर रहे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप थोड़ी देर ये देख लें, ये हमारे पास की ऑडिट मैटर है, ठीक है, और ये सारी इंटरेक्शन मैंने यहाँ पे एक वन पेज पे लिख दी आपके लिए, सही है। हाथ क्या, इसको हम देख लेंगे जब पढ़ेंगे। डन हो गया बच्चों? बिल्कुल आदिल, बिल्कुल डिस्क्लोज होगा। हाँ जी, ऐसे 250 देख लें जल्दी से, और फिर इसके बाद ब्रेक ले लें, या ब्रेक के बाद 250 देख लें। चले जी, आ जाए। डन हो गया बच्चों, डन हो गया। इतने अच्छा आपको पता नहीं कैसे होगा। चले जी, कंसिडरेशन ऑफ लॉस एंड रेगुलेशन इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों ये सुनिएगा मेरी बात को, मेरे पास लॉस एंड रेगुलेशन, ये रेगुलेशन का वर्ड अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था?
315। जब 315 में आप रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग लेंगे तो आपने रेगुलेशंस को बाइफरकेट करना है दो लॉज एंड रेगुलेशन में, दो में, एक डायरेक्ट इफेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट इफेक्ट। बच्चों सही है, एक डायरेक्ट इफेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट का क्या मतलब? डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब यह है भाई कि वो लॉज एंड रेगुलेशन जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अमाउंट या डिस्क्लोजर आएगा, एक ऐसा लॉज एंड रेगुलेशन जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ना कोई नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, फॉर एग्जांपल WWF, फॉर एग्जांपल SWWF है, फॉर एग्जांपल वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। समझ आ रही है चीजें? तो ये वो लॉज एंड रेगुलेशन है, ये वो लॉज एंड रेगुलेशन है जिस GID सेस, जबरदस्त मेरा बच्चा, GID सेस, ये वो लॉज एंड रेगुलेशन है जिसकी वजह से FS में कोई ना कोई अमाउंट आएगी। सही है, जिसकी वजह से FS में कोई ना कोई अमाउंट आएगी। तो अच्छा, इसी तरीके से एक और लॉज एंड रेगुलेशन वो होते हैं जिसकी वजह से FS में कोई अमाउंट या डिस्क्लोजर नहीं होती, लेकिन अगर आपने उससे नॉन कंप्लाई कर लिया, अगर आपने उससे नॉन कंप्लाई कर लिया तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका इंपैक्ट आ सकता है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट आ सकता है वो अमाउंट की सूरत में भी आ सकता है और वो डिस्क्लोजर की सूरत में भी आ सकता है। क्या यहां तक बात समझ आती है? फॉर एग्जांपल लाइक मैं नेशनल बैंक ऑडिट कर रहा था, तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन अप्लाई होती है। सही है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन अप्लाई होती है। सही है, उनके ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर रूल्स अप्लाई होते हैं, उनके ऊपर बैंकिंग ऑर्डिनेंस भी अप्लाई होता है, उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2017 भी अप्लाई होता है। तो इनमें से जो मेजॉरिटी लॉज है, COCG अगर है, अगर आप कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और अगर पब्लिक सेक्टर रूल्स है, तो अगर आप 2 डायरेक्टर 3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट बिठा भी देंगे तो आपको तमगा इम्तियाज नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अमाउंट रिकॉग्नाइज नहीं होगी। सही है, यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों? क्लियर है? आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, लेकिन अगर इसी तरीके से कंपनीज एक्ट है और अगर आप 4 महीने में AGM कर लेंगे, अगर आप 4 महीने में AGM कर लेंगे तो आपको कोई तमगा इम्तियाज नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई रिवॉर्ड नहीं आ रहा होगा, कोई रेवेन्यू नहीं बढ़ जाएगा। GIDC, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। लेकिन अगर आपने 4 महीने में AGM नहीं करी, अगर आपने 4 महीने में AGM नहीं करी तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी भी लग सकती है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों? तो हमारे पास लॉज एंड रेगुलेशन 2 किस्म के होते हैं। एक वो लॉज एंड रेगुलेशन होता है जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अमाउंट आ रहा होता है, लाइक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक अमाउंट आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास वो लॉज एंड रेगुलेशन जो कि इनडायरेक्ट इफेक्ट होते हैं कि जिसको अगर आप कंप्लाई कर लेंगे तो इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इंपैक्ट नहीं आना। हाँ, अगर नॉन कंप्लायंस होगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट आ सकता है। क्या यहां तक बात समझ आती है भाई? तो लॉज एंड रेगुलेशन से रिलेटेड जिम्मेदारी किसकी? लॉज एंड रेगुलेशन से रिलेटेड जिम्मेदारी किसकी मेरे बच्चों? जल्दी से बता दे। लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटेड जिम्मेदारी मैनेजमेंट की। अच्छा, अब अगेन सुनिएगा मेरी बात को। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ये बॉक्सेस जो बनाए गए, इन बॉक्सेस को तमीज से समझने की कोशिश करिएगा। मीटिंग कहां डिस्कनेक्ट हुई है? अलीशा बिल्कुल सेट है यार, आपकी डिस्कनेक्ट हुई होगी। चले आप पढ़े इसको। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही है। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट audit evidence regarding compliance with the provision of those laws and regulations generally recognized to have a direct effect on the determination of material amount। इसका मतलब है अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है और आपके फाइनेंशियल में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की वजह से क्या आता है, जल्दी से बता दे। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की वजह से क्या आता है? जल्दी से बता दे, जल्दी बता दे, जल्दी बता दे। करंट टैक्स आता है और मैनेजमेंट कहती है मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस 45 मिलियन का है। आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है कि क्या ये 45 मिलियन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से है कि नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आती है? आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, आपने पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की कंप्लायंस करनी है। यहां पे आपकी डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग क्या होगी? यहां पे आपकी डायरेक्शनल टेस्टिंग होगी किस चीज से रिलेटेड? कंप्लायंस से रिलेटेड।
यहाँ पे आपकी क्या जो रेट लिया हुआ है, क्या वो रेट सही लिया है कि नहीं लिया, जो स्टेट एडमिसिबल एक्सपेंस करे, जो इनएडमिसिबल एक्सपेंस करे, क्या वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से करे कि नहीं करे, देयर यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू कंप्लाई विद दिस रेगुलेशन। क्या समझ आ रही है बात यहां तक? लेकिन 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 ये किससे रिलेटेड है? टू परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर टू हेल्प आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ, क्या लिखा हुआ है भाई? दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? जल्दी बता दे, ए और बी में फर्क क्या है? ए डील करता है किससे? ए डील करता है किससे? ए डील करता है डायरेक्ट से, बी डील करता है इनडायरेक्ट से। ए में आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कंप्लायंस से रिलेटेड। सुनिएगा, यहां पे डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग क्या है? यहां पे डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग आपकी है कि आपने कंप्लायंस इंश्योर करनी है ए में। ए मतलब डायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट में मेरे प्यारे बच्चों आपकी डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग क्या है? आपकी डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग है टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस, नॉट टू आइडेंटिफाई द कंप्लायंस। बैंक के ऑडिट में अगर मैं फेरा की कंप्लायंस करने बैठ जाऊं तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता, सही है? बैंक के ऑडिट में अगर फॉर एग्जांपल मैं फेरा की, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की और बैंकिंग ऑर्डिनेंस की उतने मैनुअल्स की अगर मैं कंप्लायंस करने बैठ जाऊं तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता। मैं अगर हेल्थ एंड सेफ्टी की कंप्लायंस करने बैठ जाऊं तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता। अगर मैं एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन के ऊपर कंप्लायंस करने बैठ जाऊं मैं ऑडिट नहीं कर सकता। अगर मैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कंप्लायंस चेक करने बैठ जाऊं मैं ऑडिट नहीं कर सकता। इन रेगुलेशन पे मुझे कंप्लायंस चेक नहीं करनी है। इन रेगुलेशन के ऊपर मैंने स्पेसिफिक, और सुनिएगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का वर्ड यूज नहीं हो रहा, बस स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने टू आइडेंटिफाई द नॉन कंप्लायंस। स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर ले टू आइडेंटिफाई दी। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? मजे की बात यह है, पहला स्टेप जल्दी से बता दें। पहला स्टेप मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूंगा, अमरा खान अभी थोड़ा सा उसको समझ लें। पहला स्टेप मैं 10 एग्जांपल दूंगा जी साहब। पहला स्टेप जल्दी बता दें। पहला स्टेप, as part of obtaining an understanding of the entity and its environment in accordance with other things of the auditor shall obtain a general understanding of the legal and regulatory framework applicable to the entity and the industry or the sector in which the entity operates, how the entity is complying with that framework। तो आपने प्लानिंग फेज में क्या काम करा कि भाई कितने लॉज एंड रेगुलेशन है और उससे आप कंप्लाई कैसे कर रहे हैं, ये आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगली चीज, ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है इनको कैसे किया जाए? ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है इनको कैसे किया जाए? To obtain a general understanding of the legal and regulatory framework and how the entity complies with that framework, दोनों चीजें ऊपर कॉपी पेस्ट हो रही है। Use the auditor's existing understanding of the entity's industry, regulatory and other external factor. Update the understanding of those laws and regulations that directly determine the reported amount and disclosure। ये most important है इसलिए मैं रीड करा रहा हूँ, पेपर में सवाल आ सकता है अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे, ये most important है। Inquire of management as to other laws that may be expected। Inquire of management concerning the entity's policies and procedure regarding compliance with laws and regulation। Inquire of management regarding the policies or procedure adopted for the identifying, evaluating and accounting for litigation claims। ये कुछ प्रोसीजर्स है, आपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज करना है। अगर मैं बैंक ऑडिट कर रहा हूं, मैं किसी और बैंक ऑडिट करने चाहूंगा तो मुझे पता है बैंकिंग सेक्टर में ये लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, सही है? और मैनेजमेंट से कुछ स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कहलाएंगे। बच्चों डन हो गया? यहाँ पे जब प्लानिंग कर ली, बच्चों यहां तक क्लियर हो? आवाज आ रही है बच्चों? उसकी ना आ रही है? जवाब देते रहे बच्चों। बच्चों ये वाला बॉक्स खाली है, ये वाला बॉक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हाँ भाई,
अबे नहीं लांतियों, सुनो, जो उल्टे हाथ पे लिखा हुआ है ये बीच में एक दरार है, ये बीच में एक दरार है, दरार के उल्टे हाथ पे क्या है? बीच में एक दीवार है, दीवार के उल्टे हाथ पे क्या है? जल्दी से बता दे। और दीवार के सीधे हाथ पे क्या है? और अगर बीच में कोई ऐसी चीज आ रही है जो कि दोनों के लिए बॉक्स बनी हुई है, तो मतलब वो डायरेक्ट के लिए भी होगा और वो इनडायरेक्ट के लिए भी होगा। यहां बीच में एक दरार बनाई गई है, ये काम डायरेक्ट के लिए करना है, ये काम इनडायरेक्ट के लिए करना है। प्लानिंग, क्या बीच में कोई दरार दिख रही है आपको? प्लानिंग, क्या बीच में कोई दरार दिख रही है आपको? नहीं सर, तो इसका मतलब प्लानिंग वाले काम आपको डायरेक्ट के लिए भी करना है और इनडायरेक्ट के लिए भी करना है। प्यारे बच्चों, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस। मुझे बताएं ये डायरेक्ट इफेक्ट के लिए है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट के लिए। तभी आपको इस दीवार के उल्टे हाथ पे सब कुछ खाली दिख रहा है, तभी आपको दीवार के इस उल्टे हाथ पे सब कुछ खाली दिख रहा है। आइजा ने आपको, क्योंकि डायरेक्ट पे तो मेरा काम क्या है? डायरेक्ट पे तो मेरा काम है कि मैंने प्रोसीजर परफॉर्म करना है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि क्या कंपनी कंप्लायंस कर रही है। आइजा ने आपको प्रोसीजर नहीं बताया है, आइजा ने आपको प्रोसीजर नहीं बताया। आइजा ने कहा पता नहीं कितने लॉज एंड रेगुलेशन होंगे, कितने लॉज एंड रेगुलेशन होंगे। मैं बैठ के WWF के प्रोसीजर बताऊं हैं? मैं बैठ के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के प्रोसीजर बताऊं? मैं बैठ के GID सेस जो कि सिर्फ पाकिस्तान का कानून है, मैं बैठ के यहां पे तुम्हें इनके नहीं भाई, जब मैंने तुम्हें रेवेन्यू के प्रोसीजर नहीं बताए, जब मैंने तुम्हें परचेजेस के प्रोसेस नहीं बताए, जब मैंने तुम्हें अकाउंट पेबल के प्रोसेस नहीं बताए, तो मैं यहां पे क्यों बताऊं? जब मैं वहां पे भी कहता था कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कर लो, और यहां पे भी कह रहा हूं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कर लो, तो कर लो, खुद से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो, मेरी तरफ ना देखो। यहां तक बात समझ आती है भाई? अच्छा, ये इनडायरेक्ट के लिए, ये इनडायरेक्ट के लिए बच्चों क्या मतलब? ये मैं आपसे रीड करूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव क्या लिखा था? ऑब्जेक्टिव लिखा था टू परफॉर्म स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर्स। दीज आर द स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर। द ऑडिटर शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर टू हेल्प आइडेंटिफाई इंस्टेंस ऑफ कंप्लायंसेस। नहीं, non-compliances with the other laws and regulation that may have a material effect on the financial statement. और वो प्रोसीजर्स क्या है? inquiry of management and where appropriate those shall be governed as to whether the entity is in compliance। तो आपने पहले इंक्वायरी कर ली मैनेजमेंट और दो शब्द करने से कि भाई क्या आप लोग कंप्लाई कर रहे हैं, कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। इंस्पेक्टिंग द करस्पॉन्डेंस इफ एनी with the relevant licensing or regulatory authority, because conditions इन लोगों ने लगाई होंगी, इन्होंने कानून बनाए होंगे, तो कोई नॉन कंप्लायंस होगी तो पता चल जाएगा। During the audit, the auditor shall remain alert to the possibility that the other audit procedure applied may bring instances, for example reading minutes, for example inquiry with the entity's in-house legal counsel, for example performing the substantive test of details of class of transaction, account balance और disclosure। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ये सबको पता है ना क्या? ये तो हमारे CFF2 का भी पार्ट है ना प्यारे बच्चों। ये क्या है? सर ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, सही है। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या कहता है कि कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस आपने करनी है। रिपोर्टिंग एंटिटीज को कहता है कि जी आपने कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस करनी है, और अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट आएगी या कोई करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है तो वो आपने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को फॉरवर्ड करनी है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट क्या करेगा? फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी को फॉरवर्ड करेगा जो कि NAPFI होगा। प्रोसिक्यूशन एजेंसी क्या करेगा? एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास बेतहाशा राइट्स एंड ड्यूटीज और पावर्स मौजूद है, सही है। अगर एक बैंक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से कंप्लाई करता है तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इनकम आती है? अगर आप जाते हो बैंक में ट्रांजैक्शन करने और वो आपसे NIC लेता है तो क्या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इनकम आती है, कोई रेवेन्यू आ जाता है, कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है? नहीं सर। लेकिन अगर उसने आपसे NIC नहीं लिया और आपसे 50 लाख रुपए ले लिए, या आपका अकाउंट खुलवा लिया, या 1 करोड़ रुपए कैश में ले लिया, तो क्या AML की नॉन कंप्लायंस हो जाएगी?
और अगर एएमएल की नॉन कंप्लायंस हो जाएगी तो क्या कोई पेनल्टी वगैरह लग सकती है, जो समिट के ऊपर हुआ, जो सिंध बैंक के ऊपर हुआ? समझ आ रही है प्यारे बच्चे? इसका मतलब है तो मैं पहला काम क्या करूंगा, पहला काम मैनेजमेंट और दो गवर्नेंस इंक्वायरी करूंगा। हाँ भाई एएमएल से कंप्लाइंट हो, कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। फिर एएमएल को कौन देखता है? एएमएल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देख रहा होता है, बिकॉज बैंक्स जो है उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गाइडेंस भी प्रोवाइड की हुई है एएमएल के ऊपर, जो कि C52 में आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। आपके C52 में SCCP वाली गाइडेंस आपके कोर्स का पार्ट है, बैंकिंग वाला आपको। तो आप क्या कर सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जब इंस्पेक्शन करी होगी तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ कोई करस्पॉन्डेंस हुई होगी या कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी, आप वो देख सकते हो प्यारे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? या आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मिनट्स देखी, वहां पता चला कि आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, या लीगल काउंसिल के पास गए, लिटिगेशन वगैरह चल रही है, वहां से पता चल गया कि जी एएमएल की नॉन कंप्लायंस हो रही है, या मैं कोई टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिपॉजिट आया और मैंने बैठ के मैनेजमेंट से डॉक्यूमेंट्स मांगे और मैनेजमेंट ने कहा हमारे पास इसका एनआईसी नहीं है या हमारे पास इसका फॉर्म नहीं है, तो टेस्ट ऑफ डिटेल से भी मुझे एएमएल की नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो सकती है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? बेहतरीन हो गया। तो जब ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, और प्रोसीजर परफॉर्म क्यों कर रहा हूं? टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस। तो जब ये प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो सकती है। जब नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो जाएगी तो मुझे वापस से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो अगर नॉन कंप्लायंस हो गई तो मुझे वापस से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्या मतलब? If the auditor becomes aware of the information concerning the instances of non-compliances or suspected non-compliance with the laws and regulation, the auditor shall obtain an understanding of the nature of the act and the circumstances in which it has occurred. आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने देखना है कि यार ये नॉन कंप्लायंस हुई किस तरीके से, सही है? क्या सिनेरियो था? Further information to evaluate the possible effect on the financials. Possible effect on the FSQ मेरे बच्चों? पॉसिबल इफेक्ट ऑन द एफएसक्यू मेरे प्यारे बच्चों? ये तो है ही वो लॉज एंड रेगुलेशन जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पॉसिबल इफेक्ट आ सकता है। जब आ सकता है तो उसको इवैल्यूएट करें ना, सही है? फॉर एग्जांपल फाइन्स लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है, डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं, एसेट आपके कब्जे में लिया जा सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। जबरदस्त मेरे बच्चों। और क्या पोटेंशियल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, ये तो अमाउंट से रिलेटेड हो गया, ये डिस्क्लोजर से रिलेटेड हो गया। अच्छा, द ऑडिटर, जब आपने लॉ की अंडरस्टैंडिंग ले ली, अब आपने एएमएल की अंडरस्टैंडिंग ली, उसके बेसिस पे आपने कहा एएमएल की नॉन कंप्लायंस होगी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां पे इंपैक्ट आ सकता है, इसको इवैल्यूएट करा मेरे प्यारे बच्चों। और फिर आप गए, चूंकि अब आपने लॉ पढ़ लिया, अब आप चौड़े होके जाएंगे। द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर unless prohibited by law or regulation with the appropriate level of management and where appropriate those type of governance, if management or as appropriate those type of governance do not provide sufficient information that supports that the entity is in compliance with laws and regulation, and in the auditor's judgment the effect of the suspected non-compliance may be material to the FS, the auditor shall consider the need to obtain legal advice। प्यारे बच्चे सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपने मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करना पड़ेगा, सही है? और डिस्कस क्या करेंगे? अगर आप मैनेजमेंट डिस्कस करने जाते हैं और ये लोग आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है मैनेजमेंट आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इस चीज की प्रोवाइड नहीं कर पा रही कि वो कंप्लायंस है कि नहीं है। तो जी अगर तो ये नॉन कंप्लायंस है तो इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, इसके लिए आप क्या ऑब्टेन कर लेंगे प्यारे बच्चों? इसके लिए आप लीगल, क्योंकि लॉ में आपकी एक्सपर्टीज नहीं है प्यारे बच्चों, ये बात याद रखिएगा। लॉ में आपकी एक्सपर्टीज नहीं है प्यारे बच्चों, समझ आ रही है बात यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पे लिखे ना, गोइंग कंसर्न का मसला वो डिस्क्लोजर ही जाएगा ना, मटेरियल अनसर्टेनिटी का डाल दे, मसला थोड़ी है यार। इफ, अभी सुनिएगा मेरी बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पोटेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिफाइड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या इंपैक्ट होगा? If the auditor concludes that the identified suspected non-compliance has a material effect on the FS,
अब मे का वर्ड नहीं है, हैज है भाई, मटेरियल इफेक्ट है, एंड हैज नॉट बीन एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड इन द एफएस, द ऑडिटर शैल 705 के हिसाब से या तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा या एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा। क्या यहां तक बात समझ आता है? If the auditor is precluded by the management to obtain sufficient appropriate audit evidence, तो ये स्कोप लिमिटेशन कहलाएगी, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर है। इसी तरीके से if the auditor is unable to determine whether the non-compliance has occurred because of the limitation imposed by the circumstance rather than by the management, the effect on the auditor's opinion, क्या मतलब, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। अच्छा, when the auditor has the other reporting responsibility मतलब zakat deducted and deposit as per zakat and ashur ordinance, याद है? other legal opinion, the company is in compliance with the NBFC rules and regulation, याद है? तो ऐसे अगर AML के ऊपर कोई अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप अपनी ओपिनियन में उसको वहां पे भी बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप इसके ऊपर क्या दे सकते हैं, आप इसके ऊपर की ऑडिट मैटर भी दे सकते हैं, आप इसके ऊपर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ भी दे सकते हैं, आप इसके ऊपर अदर मैटर पैराग्राफ भी दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? मेरी बात सुने, मेरी बात गौर से सुने और बिल्कुल गौर से सुननी है। मैंने आईएसओ 250 का थोड़ा बहुत आपको स्ट्रक्चर बता दिया। मैं अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप मुझे एक काम हम ये कर लें, अगर हम नमाज का ब्रेक ले लें, 20-25 मिनट का ब्रेक ले लें और उसके बाद में एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाऊं जिससे आईएसओ 250 हमेशा ग्रिप में रहेगा, क्या ये काम कर लें? या अगर आप कहें तो हम अभी बना लें? नहीं यार, 5:30 5:15 पे अजान हो जाती है ना यार, थोड़ा सा खा पी भी ले, मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट दे यार, 2-3 घंटे से मैं भी कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। तो एक काम ये करते हैं, अब हमारी मुलाकात होगी 5:35 पे। अब हमारी मुलाकात कहाँ होने जा रही है? 5:35 पे। और हमारी मुलाकात 5:35 पे 5:15 पे असर हो जाती है, 5:15 पे आपने असर पढ़ लेनी है, सही है? और जो लाहौर वगैरह के उनके यहाँ तो हो चुका है ना टाइम यार, लाहौर में 10 का नमाज हो चुकी है ना। चले, जबरदस्त, ठीक है। तो बस आप लोग चलिए, लाहौर वाले आप लोग भी नमाज पढ़े, कराची वाले 5 मिनट में हमारे पास अजान होने वाली है, ठीक 5:35 में इंशाल्लाह वापस से मुलाकात होती है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, 2 मिनट में एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, इंशाल्लाह ग्रिप में आ जाएगा। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कितने किस्म होंगी लॉज एंड रेगुलेशन की? अभी समझते रहिएगा। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दोनों से रिलेटेड है, ठीक हो गया? ऑडिटर की जिम्मेदारी भी दोनों से रिलेटेड है। डायरेक्ट से रिलेटेड उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने इस चीज के ऊपर कि क्या वो लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, डन हो गया। और इनडायरेक्ट से रिलेटेड उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। नहीं, उसने क्या करना है? उसने स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। कि कहीं कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। जब जिम्मेदारी ये है तो मुझे एज एन ऑडिटर कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, ऐसा ही है बच्चों। लेकिन इससे पहले एक काम ये कर लेते हैं, प्लानिंग का काम कर लेते हैं। प्लानिंग, तो जो प्लानिंग होगी मेरी वो क्या होगी? वो दोनों से रिलेटेड होगी। ऐसा ही है कि मैं लॉज एंड रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा और जो मेरे पास इंडस्ट्री या सेक्टर का एक्सपीरियंस है उसको यूज करूंगा और मैनेजमेंट से इंक्वायरीज वगैरह करूंगा। डन हो गया? मुझे ज्यादा क्लियर है? बेहतरीन हो गया। अच्छा, अगला काम किस चीज का आ गया? अगला काम आ गया परफॉर्मेंस का।
जब परफॉर्मेंस करनी है तो यहाँ पे मुझे कोई प्रोसीजर आइजा ने नहीं बताया। डन हो गया? क्यों? आइजा ने कहा जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है तो अपने हिसाब से ले लो। जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है तो फिर अपने हिसाब से ले लो। ठीक हो गया जी? लेकिन यहाँ पे मुझे इनडायरेक्ट से रिलेटेड मुझे ऑडिट प्रोसेस बता दिए गए। सही है? और मुझे क्या प्रोसेस बताए इनडायरेक्ट से रिलेटेड? जल्दी से बता दें। मैं मैनेजमेंट से या दोस्त चाबित गवर्नेंस से इंक्वायरी कर लूंगा, मैं रेगुलेटर के साथ कोई करस्पॉन्डेंस फाइल होगी वो देख लूंगा, मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख लूंगा, और जो मैं नॉर्मल सब्सटेंटिव के प्रोसीजर्स कर रहा हूँ उससे मुझे कोई नॉन कंप्लाइंस। ये प्रोसेस क्यों करूंगा? सिर्फ एक चीज के लिए, ताकि मुझे क्या आइडेंटिफाई हो जाए, नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो जाए। अगर मुझे नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो गई, जब ये प्रोसेस परफॉर्मेंस करूंगा तो इसका मतलब है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो जाएगी। अगेन यहाँ पे मुझे आइजा ने कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करी। आइजा ने कहा रिस्पेक्टिव आइजास के हिसाब से देख लो। यहाँ पे आइजा ने कहा अगर नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो जाती है तो वो जो लॉज एंड रेगुलेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द एफएस है, तो इवैल्यूएट करें इसके इफेक्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंस। फिर मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करें, और कोई ऐसे मामला आ जाए तो लीगल एडवाइस ऑब्टेन कर लीजिएगा। बच्चों यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब आखिरी चीज रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन। आयजा कहता है यार यहाँ पे आयजा ने रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आपको नहीं बताई, आयजा ने आपको रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन नहीं बताई। अच्छा, मैं और भी लिख रहा हूँ, सबर करिएगा मार साहब। आयजा ने आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन नहीं बताई, लेकिन आयजा कह रहा है कि यार अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से नॉन कंप्लायंस हो रही है तो इसका मतलब करंट टैक्स का अमाउंट सही नहीं है। मटेरियल है तो क्वालिफाइड कर दो, मटेरियल प्लस परवेज दे तो एडवर्स कर दो। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस होती है बच्चों, और ऐसा अगर आपको लगता है मैनेजमेंट और दोस्त चाबित गवर्नेंस उसमें इन्वॉल्व है, उसे जानबूझ के आपको नहीं बताया, तो ऐसा कहते हैं तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे क्या क्रिएट हो जाएगा? डाउट। और जब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो जाएगा तो जितने भी ऑडिट एविडेंस मिले, जितने भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिले, उन सब की रिलायबिलिटी पे क्या क्रिएट हो जाएगा? उन सब की रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मतलब ये जो बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? ये 240 की बात कर रहा है। डन हो गया भाई? डन हो गया। अच्छा, आखिरी चीज, अब ये चीज मेरी समझ लें, मुझे याद है, क्लियर है? अच्छा, अगली चीज क्या है हमारे पास? अगली चीज हमारे पास है रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। डन हो गया। अच्छा, मैं एक बात करूं आपसे, मैं आपसे ये बात करता हूं कि हमारे पास ये एक इतना जबरदस्त स्टैंडर्ड है ISO 250 कि इसके अंदर सारी की सारी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन अप्लाई हो जाएंगी। सही है? इसके अंदर हमारे पास सारी की सारी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस आपके पास अप्लाई हो जाएंगी। सुनिएगा कैसे, ये सुनिएगा मेरी बात को। लॉज एंड रेगुलेशन, नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाइड, लेट्स से, सही है? क्या इफेक्ट ऑन एफएस डिटरमाइन हो गया? यस, नो, सही है? क्या इफेक्ट ऑन एफएस डिटरमाइन हो गया? यस। या इफेक्ट ऑन एफएस डिटरमाइन क्यों नहीं हुआ? मैनेजमेंट आपको सपोर्ट नहीं करी, मैनेजमेंट आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे नहीं रही, तो भाई एमएल मैं अपने घर से थोड़ी लेकर आऊंगा, मनी लॉन्ड्रिंग तो बैंक ने करा है या बैंक के कस्टमर ने करा है, तो मुझे तो उसका इम्पैक्ट ही पता नहीं चल सकता। सही है? अच्छा, अगर इफेक्ट ऑन एफएस है, यस, अगर ऑन इफेक्ट ऑन एफएस है, यस, सही है, तो क्या मैनेजमेंट ने उसको अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज कर दिया? यस, नो। यहां तक बात समझ आती है?